आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी राहुल गांधी के बयान पर घमासान क्यों मचा है। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे जातीय जनगणना के मायने समझिए, क्योंकि अब इसकी शुरुआत होगी। तीसरी खबर आपको बताएंगे बिहार में क्राइम में कमी के मायने समझिए, और चौथी खबर होगी RIL और रोल्स रॉयस की साझेदारी के मायने समझिए, इससे कितना फायदा भारत को होने वाला है। तो आइए अब विस्तार से एक एक करके पूरी खबर समझते हैं। और शुरुआत सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अमूमन उनका बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना होता है, पर इस बार उन पर इटली की PM के अपमान का भी आरोप लग रहा है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मेलोनी क्लब ने कहा, प्रधानमंत्री जिस प्रकार उनके जेस्चर होते हैं उनके बारे में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया, एक दिन उन्हीं के लिए घातक। गुरुवार को दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, पर आयोजन का मंच अचानक रंगमंच बन गया और रंगमंच के कलाकार बने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली की पूर्व CM स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। दोनों नेताओं ने मिलकर एक नाटक किया जिस पर अब बवाल मच गया है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं ना, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. राहुल गांधी लोकसभा सांसद हैं, संदीप दीक्षित भी संसद सदस्य रह चुके हैं। दोनों नेता बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पर इनका रवैया इनके पद और परिवार की गरिमा पर सवाल खड़े कर रहा है। एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। NDA नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का संदर्भ इस तरह देना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। यानी विवाद सिर्फ एक मजाक का नहीं, बल्कि इस बात का है कि राजनीतिक व्यंग्य की सीमा आखिर कहां तक होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए कि राहुल गांधी पर हमलावर क्यों हैं NDA के नेता। दरअसल राहुल गांधी ने विपक्ष की मर्यादा तार तार कर दी, ये कहा जा रहा है NDA की तरफ से। अब ये सवाल क्यों, ये समझने से पहले आप ये समझिए कि पूरी खबर क्या है। तो देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने PM मोदी का मजाक उड़ाया। देश के नेता से गले मिलने को मोदी विदेश नीति समझते हैं, राहुल गांधी ने यह बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के गले लेकर एक तरीके से ये एक्ट भी दिखाया। और संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व CM शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप दीक्षित ने मोदी मेलोनी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बयान पर अब यह बवाल मचा हुआ है। अब इस पूरे प्रकरण पर मचे बवाल को समझने के लिए आपको राहुल गांधी के पद यानी नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता समझनी होगी। देखिए, संसद में नेता प्रतिपक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामयी और संवैधानिक पद होता है।
ये केवल सरकार की आलोचना करने का मंच नहीं है। संसदीय प्रणाली में स्वस्थ लोकतंत्र और संतुलन को बनाए रखने की एक अनिवार्य धुरी है नेता प्रतिपक्ष। भारत के सरकारी वरीयता क्रम में अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का पद 7वें स्थान पर आता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है नेता प्रतिपक्ष। संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष को वैकल्पिक प्रधानमंत्री या छाया प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। सरकार के हर फैसले पर नेता प्रतिपक्ष पैनी नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर एक मजबूत विकल्प पेश करने की क्षमता भी नेता प्रतिपक्ष रख सकता है। अगर भारत की बात करें तो पूर्व में राम सुभग सिंह, चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमामयी भूमिका निभाई है। और अब आप खबर तो समझिए, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। राहुल गांधी के पद और परिवार की गरिमा है। राहुल गांधी से भी लोग गंभीरता की उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी पर बयान दिया। देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी टिप्पणी पर बवाल मच गया। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी की भाषा को अशोभनीय, अपमानजनक बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के भी अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए गए और एनडीए के सांसद एक सुर में राहुल गांधी पर हमलावर हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देश में जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार यानी 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया। इन सवालों में व्यक्ति के नाम, काम, धर्म, भाषा, बच्चों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार, पासपोर्ट नंबर वगैरह शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि जनगणना के दौरान अब जाति भी पूछी जाएगी। सवालों के सूची में 10वां सवाल जाति से जुड़ा है। अब आप पूरी खबर समझिए। जातीय जनगणना के मायने विस्तार से अब आप समझिए। देखिए, इससे पहले तो समझना यह जरूरी है कि पूरी खबर क्या है। तो जनगणना के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना 2027 में लोगों से अब उनकी जाति भी पूछी जाएगी और ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार है जब जनगणना में जाति की भी गणना होगी। जनगणना के 40 सवालों के सेट में जाति भी शामिल है और जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर होगा। जनगणना में SC/ST से जुड़ी जानकारी भी पूछी जाएगी। और अब आप ये भी जान लीजिए कि जनगणना 2027 में किस तरह के और कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पहचान, परिवार और जाति से जुड़े 12 सवाल होंगे। यानी व्यक्ति का पूरा नाम बताना होगा, परिवार के मुखिया से क्या संबंध है ये बताना होगा, लिंग क्या है, जन्म तिथि, वर्तमान आयु, ये सब कुछ आपको बताना होगा। वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाह के समय आयु और जीवन साथी का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 10 पर आपसे जाति पूछी जाएगी कि आप किस जाति से हैं। शिक्षा, भाषा, डिजिटल साक्षरता से जुड़े भी 5 सवाल होंगे। रोजगार और आर्थिक गतिविधि से जुड़े 8 सवाल होंगे। जन्म, प्रवासन और प्रजनन से जुड़े 8 सवाल। डिजिटल दस्तावेज, बैंक और स्वास्थ्य से जुड़े 7 सवाल होंगे। इसके साथ ही कोविड-19 टीकाकरण की भी जानकारी आपको देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जातीय जनगणना पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्या इससे पहले कभी भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई? तो आपको बता दें, आजाद भारत में अब तक जाति की गिनती नहीं हुई है। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी।
1931 तक हर दशक में जातिवार आंकड़े प्रकाशित किए गए। 1951 से 2011 तक की जनगणना में जाति की गिनती नहीं हुई, केवल एससी और एसटी के आंकड़े ही जारी किए गए। अन्य जातियों की गिनती बंद कर दी गई थी। और अब आप जातीय जनगणना के मायने समझिए। जातीय जनगणना को विपक्ष लंबे समय से मुद्दा बना रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था। आपको याद होगा 2023 में बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराई थी। तब बिहार में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सरकार में थे। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय का बड़ा हथियार मानता है। केंद्र सरकार ने पहली बार जनगणना में अब जाति भी शामिल किया है। जनगणना के आंकड़े सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पर असर डालेंगे। सामाजिक नीतियों, आरक्षण के दायरे में बड़े बदलाव की भी संभावना है। यानी ये जो जनगणना होगी इसमें जातियों के बारे में भी आंकड़े सार्वजनिक होंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष बार बार हमले कर रहा है। विपक्ष बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को खराब बता रहा है, लेकिन सरकार के गृह विभाग ने अपराध नियंत्रण को लेकर एक आंकड़ा जारी किया और इस आंकड़े में राज्य में हत्या, डकैती और दंगे जैसे गंभीर हिंसक अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कटौती कमी हुई है। बिहार में जुर्म कम है, ये दावा किया है गृह विभाग ने। गृह विभाग ने प्रेस वार्ता कर बिहार में अपराध के आंकड़ों को जारी किया। गृह विभाग की माने तो पिछले साल की तुलना में हत्या के मामलों में 10.1% की कमी आई है। डकैती के केस में 31.32% की कमी आई है। दंगा के मामलों में 19% की कमी आई है। साथ ही उग्रवाद से जुड़ी हिंसा पर काफी हद तक लगाम लगी है। बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। गृह विभाग के सचिव और बिहार के डीजीपी ने खुद इन आंकड़ों को पेश किया। गत वर्ष की तुलना में हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कटौती कमी हुई है। 10.1% कमी हुई है। इसी तरह से डकैती में 31.32% और दंगा में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पुलिस ने सांप्रदायिक घटनाओं में जुड़े 263 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए पिछले 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। अगले 2 महीनों में 26,000 जवानों की भर्ती का भी प्लान है। पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावे अभी करीब 26,000 की नियुक्ति अलग अलग चरण में है। रिटर्न एग्जाम हो चुका है। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की। अब इस मामले को तेजस्वी ने तूल दे दिया है। तेजस्वी इस मुद्दे पर 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने वाले हैं, लेकिन गृह विभाग ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को AK-47 से फायरिंग करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। AK-47 चलाना लॉ एंड ऑर्डर में वर्जित है। जिसने चलाया है वो उसी समय सस्पेंड हो गया। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि बिहार में हत्या, डकैती और दंगे जैसे गंभीर हिंसक अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। बिहार में अपराध को लेकर ये आंकड़े यकीनन सुकून देने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा से सरकार को विपक्ष घेरता रहा है, लेकिन अब जो ये गृह विभाग के आंकड़े हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। बिहार में कम हुआ क्राइम। देखिए, बिहार गृह विभाग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीसी के जरिए ये आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया अपराध नियंत्रण को लेकर के जो आंकड़े हैं वो सामने रखे गए।
जिसमें जानकारी मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में हत्या के मामलों की। देखिए, हत्या के मामलों में बताया गया है कि 10.1% की कमी आई है, यानी पहले के मुकाबले और अपराध कम हुए हैं। दूसरा, डकैती, तो डकैती में 31.32% की कमी दर्ज की गई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और तीसरा, दंगा मामले में भी 19% की कमी दर्ज की गई है, यानी पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो 19% दंगा के मामले बिहार में कम हुए हैं। अब बात करते हैं नक्सल प्रभावित जिलों की। तो नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बिहार में अब 0 हो चुकी है, मतलब नक्सलवाद बिहार से खत्म हो चुका है। सांप्रदायिक घटनाओं के 263 केस में अभियोजन की स्वीकृति। 1.5 साल में 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई, यानी 50,000 पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर में लगाए गए और अगले 2 महीनों में 26,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। ये आंकड़े आज पेश किए गए। अब आप खबर तो समझिए। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा से मुद्दा बनाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा मुद्दा क्राइम रहा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। एनडीए सरकार पर लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमला करता रहा। तेजस्वी यादव तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर क्राइम बुलेटिन जारी किया करते हैं और बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। अब क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी गृह विभाग के पास ही होती है और खुद सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। तो कानून व्यवस्था पर अंकुश के लिए कई बड़े फैसले भी सरकार की तरफ से इन दिनों में लिए गए, जिसमें अपराधियों के एनकाउंटर का तरीका अपनाया गया, अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। तो पुलिस के एनकाउंटर पर विपक्ष ने कई सवाल फिर से उठाए। पीके ने एनकाउंटर को लेकर सीधे सीएम पर हमला बोला। अपराध कम होने के आंकड़े सम्राट सरकार के लिए सुकून देने वाले हैं, क्योंकि जिस मुद्दे पर घेरा जा रहा था उस मुद्दे का जो आंकड़ा सामने आया है वो पहले के मुकाबले कम है। अब इन आंकड़ों के सहारे सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। बीजेपी लोगों के बीच ये दावा कर सकती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है और अब इन आंकड़ों के जरिए जरूर सरकार की तरफ से जवाब विपक्ष को दिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मिलकर स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने का फैसला किया है। दोनों कंपनियां मिलकर इस इंजन की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पर काम करेंगी। इसका मकसद भारत में ही एक ऐसा एडवांस्ड इंजन तैयार करना है जिसका इस्तेमाल भविष्य के लड़ाकू विमानों में किया जा सके और इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके। दोनों कंपनियां भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार कर रही है। और अब आप इस खबर को विस्तार से समझिए। इसके क्या फायदे होने वाले हैं, किस तरीके से भविष्य में भारत को इसका फायदा मिलेगा, तो अब आप विस्तार से खबर समझिए। आरआईएल और रोल्स रॉयस की साझेदारी के मायने क्या हैं वो आप समझिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पूरी खबर क्या है। तो आरआईएल और रोल्स रॉयस के बीच एक समझौता हुआ है। स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने का फैसला इन दोनों के बीच में किया गया है, यानी भारत में ही लड़ाकू विमान के इंजन बनाए जाएंगे। दोनों कंपनियां अपनी अपनी पूरी ताकत इसके लिए लगाएगी। दोनों कंपनियों की अलग अलग ताकत काम आएगी। रोल्स रॉयस के पास विमान इंजन की टेक्नोलॉजी का एक लंबा अनुभव रहा है और इस अनुभव का फायदा मिलेगा। आरआईएल के पास भारत में बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव रहा है। तो आरआईएल के पास प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की क्षमता भी है। भारत में एरो इंजन का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, यानी भारत में ही ये सारे काम होंगे।
AMCA क्या है, अब आप इसे समझिए। तो AMCA भारत का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है। एक एडवांस्ड लड़ाकू विमान तैयार करने का मकसद है। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान तैयार करना इसका उद्देश्य है। विमान के लिए शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन बहुत ही जरूरी होता है। अब आप रोल्स रॉयस को जान लीजिए। ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी है। रोल्स रॉयस की कारें हाथ से तैयार की जाती हैं। ग्राहकों की पसंद के मुताबिक उसे कस्टमाइज कार बनाया जाता है। बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम सुरक्षा के साथ ही लग्जरी फील देता है। अब एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया भर में ये मशहूर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल विमान इंजन निर्माता कंपनी है। अब भारत के लिए क्यों अहम है ये साझेदारी, इसके मायने आप समझिए। देखिए, लड़ाकू विमान का इंजन सबसे जटिल और महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है और भारत लंबे समय से स्वदेशी एरो इंजन क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इस साझेदारी के सफल होने से भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी, यानी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। देश में ही नई सप्लाई चेन तैयार हो सकती है। इंजन बनाने से जुड़ी छोटी और बड़ी कंपनियों को काम मिल सकता है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और यही वजह है कि इस साझेदारी को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।